हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो आज की जो ये वीडियो है हमारी वो है क्लास 12 सोशियोलॉजी की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। और इसके आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि जो चैप्टर है मैंने वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारी फर्स्ट बुक है भारतीय समाज उसके कंप्लीट चैप्टर करा दिए है और साथ ही एक ही वीडियो के अंदर उन सभी चैप्टरों की मैंने एमसीक्यू भी करा दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन पे दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका लिंक डाला है, आप इन वीडियो को जरूर देखिए। और अगर मैं बात करूं सेकंड बुक की तो मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर आपके पहले आपको कंटेंट से रिलेटेड कराता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूँ। तो जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करा दिया, फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिए और आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू करवा रहा हूँ। और ऐसे हमारा स्टेप चलते रहेंगे आने वाले चैप्टर में भी। तो आप जरूर देखिएगा उन वीडियो को ताकि आप अच्छे तरीके से सब चैप्टर को समझ सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ्स है मैं वहाँ पे ही अपलोड करूंगा। और साथ ही क्या है कि एक प्रॉब्लम है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि वहाँ के अंदर जब भी कोई नया बच्चा ऐड होता है तो जो ऑलरेडी मटेरियल मैंने सेंड कर रखा है, पीडीएफ हो गया, आपकी वीडियो होगी, तो उसे वो नहीं मिल पाती, दोबारा से रीसेंड करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको मटेरियल जो है वो ऑलरेडी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जितने भी मेंबर है सभी, क्योंकि वहां पे अनलिमिटेड जुड़ सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जो कि आपके लिए होने वाली है काफी खास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं 1 मार्क्स वाले में। आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रामकृष्ण समाज की स्थापना किसने की थी। तो जी इसका जो आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1897 में रामकृष्ण समाज की स्थापना की गई थी। तो देखिए आखिर बात ये आती है कि रामकृष्ण जो समाज है वो था क्या। तो देखिए ये वही था जो भारत के अंदर जो समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे, ये भी उससे एक रिलेवेंट ही था। तो इसमें क्या था कि सभी जातियों और संप्रदाय के लोग क्या करते थे, जैसे दान हो गया, दया होगी, ह्यूमनिज्म जैसे कार्य हो गए, काम हो गए, जैसे मानवता जैसे काम हो गए, स्त्रियों की स्थिति को ऊंचा करना हो गया और सभी के लिए समानता का व्यवहार करना। तो ये सारी चीजें रामकृष्ण समाज की के अंदर शामिल थी। दूसरा है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए ब्राह्मण समाज की जो स्थापना थी वो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। और राजा राम मोहन राय वही थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है ना, सती प्रथा मैं आगे बताऊंगा, क्वेश्चन इसके और भी रिलेटेड आएंगे। तीसरा है कि सत्य शोधक समाज किनके द्वारा चलाया गया था। तो देखिए सत्य शोधक जो समाज था वो ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या था कि जो ब्राह्मणों की जो नीतियां थी, जो जातीय व्यवस्था थी, ज्योतिबा फुले ने इसका विरोध किया था। और साथ ही उन्होंने स्त्रियों की जो दशा थी उनको ऊपर उठाने के लिए आंदोलन चलाया था, इस समाज की स्थापना करी थी। चौथा है कि ज्योतिबा फुले ने अपना पहला स्कूल कहाँ खोला था। तो उन्होंने अपना जो पहला स्कूल खोला था वो पुणे में खोला था। पांचवा है कि डीएवी का पूरा नाम लिखिए। तो डीएवी में यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक, तो ये जो है आपका पंजाब में स्थित एक विद्यालय है जहाँ पे वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती है। छठा हमारा क्वेश्चन है आधुनिक भारत के पिता किन्हें कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के जो पिता है वह राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, जिन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। साथ ही सती प्रथा में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। सातवां क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा की धारणा किसने दी थी। तो बेसिक शिक्षा की धारणा महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। आठवां क्वेश्चन है कि मद्रास में भारतीय संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो देखिए डॉक्टर एनी बेसेंट तथा श्रीमती कार्डसिस के द्वारा मद्रास में भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वोदय शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए जो सर्वोदय शब्द है वह महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इसका मतलब ये था कि समुदाय को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ऊंचा उठाना, तो इसलिए उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि सती प्रथा विरोध अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखिए सती प्रथा जो विरोधी अधिनियम था वह 1829 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, जब भारत के अंदर औपनिवेशिक शासन ब्रिटिशों के द्वारा चलाया जा रहा था। क्योंकि जब
ब्रिटिशों ने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को समझा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत ऐसी कुरीतियां फैली है जिसे दूर करना जरूरी है। और उस समय सामाजिक आंदोलन भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे थे, जिसकी मैंने ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट करा रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि 1 मार्क्स वाले हैं। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप जरूर वीडियो देखिएगा इन चैप्टर से रिलेटेड। तो 1829 में सती प्रथा विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 कि विधवा पुनर्विवाह कब पारित किया गया। तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह जो था वो 1856 में पारित किया गया था। ये भी ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। तो इसमें भी यही था कि जो जिनका पति मर जाता महिलाओं का, तो उनको क्या था, समाज में नहीं रहने दिया जाता था। तो ऐसी प्रथा को खत्म करके उनके लिए एक कानून बना दिया गया ताकि वह भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 कि दहेज प्रथा कानून कब पारित किया गया। तो देखिए, डॉरी सिस्टम मैंने आपको अच्छे तरीके से बताए रखा है। ये भी तो 1961 में भारत सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा दहेज प्रथा कानून पारित किया गया था। हालांकि वर्तमान में आज भी दहेज प्रथा काफी अच्छे से चल रही है और लोग खुशी खुशी दहेज भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी वह 1867 में गोविंद रनादे के नेतृत्व में की गई थी। तो देखिए, प्रार्थना समाज था क्या आखिरकार। तो देखिए, प्रार्थना समाज में भी जैसे शिक्षा को प्रोत्साहन देना, स्त्रियों की शिक्षा, अनाथों की स्थिति में सुधार करना, जातीय भेदभाव को दूर करना व शिक्षा का प्रसार प्रचार, ये सभी प्रार्थना समाज के क्या थे, उद्देश्य थे। तो आप समझ सकते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। आगे हम देखते हैं कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, असंस्कृतिकरण किसे कहते हैं। आपने बहुत बार संस्कृतिकरण शब्द का तो नाम सुना, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है असंस्कृतिकरण के बारे में। तो ये संस्कृतिकरण का बिल्कुल उल्टा है, यानी अपोजिट है। इसमें क्या है कि जब उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के कार्य अपना लेते हैं तो उसे असंस्कृतिकरण कहते हैं। अगर वर्तमान दौर की बात की जाए तो आज ये परंपरा चल भी रही है, क्योंकि जो व्यक्ति है उच्च जाति से संबंधित, लेकिन उनकी जाति तो उच्च है, लेकिन जो उनकी आर्थिक हालात है वह क्या है, इतने सही नहीं है। तो इस कारण में जो निम्न जाति के लोग काम करते थे उन कार्य को अपना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि सांस्कृतिकरण क्या होता है। तो ये एक नॉर्मल सी परिभाषा है कि जब निम्न जाति के यानी नीची जाति के लोग उच्च जातियों की नकल करते हैं, यानी उनका अनुसरण करते हैं और अपने आप को उच्च जातियों में मिलाने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन आता है कि पुणे सांस्कृतिकरण क्या होता है। तो देखिए, तीनों क्वेश्चन इसलिए मैंने एक अलग कैटेगरी में रखे थे ताकि आपको कोई भी एग्जाम में आ जाए, आप अच्छे तरीके से दे सके इसका आंसर। तो देखिए, पुणे संस्कृतिकरण क्या होता है कि जब निम्न जाति के लोग उच्च जातियों की नकल करने लग जाए तथा अपने आप को उच्च जातियों में मिलाने की कोशिश करे तो वह प्रक्रिया सांस्कृतिकरण की होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। लेकिन यहाँ बात पुणे सांस्कृतिकरण की हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति के सांस्कृतिकरण को छोड़ के अपनी संस्कृति को या फिर तौर तरीकों को अपना लेते हैं तो उसे हम पुणे सांस्कृतिकरण कहते हैं। क्योंकि पुणे मतलब रिसाइकलिंग, यानी जहां से शुरू है वहीं पर आगे, तो इसलिए इसे पुणे संस्कृतिकरण कहते हैं। तो आई होप आप ये तीनों अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ से हम बात करते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड, यानी जो आपके कथन है वो जो गलत कथन दे रखे हैं उन्हें सही करना है आपको। तो देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि धर्म निरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें धर्म के परिभाव में अधिकता आती है। नहीं, अधिकता नहीं आती, इसमें कमी आती है। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि MS राव के अनुसार निम्न जाति के लोग सांस्कृतिकरण जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाते। तो यहाँ पे जो नहीं अपनाते हैं वह अपनाते आ जाएगा, नहीं कट जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार ये कहा गया था कि निम्न जाति के लोग उच्च जाति के संस्कृतिकरण को अपनाते हैं और उच्च जाति के लोग जो वेस्टर्न कल्चर को, जो उपनिवेशवाद की देन है, उन्हें अपनाते हैं। सी कहता है कि सांस्कृतिकरण की जो आलोचना है उसके अंतर्गत उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण वांछनीय तथा प्राकृतिक नहीं है। तो देखिए, वांछनीय और तथा प्राकृतिक ये है, तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है यानी नहीं की जगह यस कर देना है। इसमें क्या होता है कि जो उच्च जाति से संबंधित जो लोग होते हैं वह निम्न जाति के लोगों को यही कहते हैं कि उनके पास एक विशेषाधिकार है कि वह निम्न जाति को ऊपर नहीं आने देंगे, और वो ये धारणा को अपनाते हैं कि ये जो जाति है वह क्या एक प्राकृतिक तरीके से तय की गई है। तो आप समझ सकते हैं सांस्कृतिकरण के अंदर ये आलोचना को रखा गया है। समाज सुधारक ने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पूर्ण विवाह तथा जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन नहीं चलाए। तो नहीं चलाए ये तो बिल्कुल गलत है, हर कोई आंसर इसका दे ही देगा। तो सभी ने, समाज सुधारकों ने इन जो प्रथाएं थी उनके खिलाफ आंदोलन चलाया, जिन्हें हमने समाज सुधारक आंदोलन का नाम दिया।
अब आगे हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरने वाले एमसीक्यू से रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि पहला जो है यानी क्वेश्चन नंबर 18 का, तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता जो है वो डैश जाति के स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है। तो ये है निम्न जाति। तो इसमें क्या होता है कि निम्न जाति के लोग जब उच्च जाति की परंपरा को अपनाते हैं तो जो उनका लेवल होता है समाज में वो चेंजेस होने लगता है, यानी कि नीचे से ऊपर आने लग जाता है। तो निम्न जाति इसका करेक्ट है आंसर। दूसरा ये कह रहा है कि सती प्रथा के समर्थन में बंगाल में डैश सभा का गठन हुआ था। तो देखिए बंगाल में धर्म सभा का गठन हुआ था। तीसरा है कि आधुनिकीकरण का जो आशय है वो डैश और डैश प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से है। तो देखिए आधुनिकीकरण का जो आशय है वो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और उत्पादन यानी प्रोडक्शन की प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से है। लास्ट देखते हैं हम, डैश ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों के 3 पहलुओं को बताया था। तो देखिए जो समाजशास्त्री है उनका नाम है सतीश सबरवाल। तो इन्होंने क्या किया था कि 3 पहलुओं को रखा था औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन को लेके। वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हुए कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि अब ये ऑप्शनल वाले हैं। तो आधुनिकीकरण का आशय किससे है? ए गणना और विज्ञान की सत्यता की भावुकता से, बी है आपका धार्मिक पवित्रता से, सी है अवैज्ञानिक तत्वों को महत्व देने से, और डी है सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण होना। अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि एनसीईआरटी में भी इसका करेक्ट आंसर ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण का होना। क्योंकि आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वह किसके ऊपर ज्यादा बल देती है? वह वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बल देती है, क्योंकि वो आई ही यहीं से ही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उपनिवेशवाद के दौरान लोगों द्वारा अपनाया नहीं गया था। तो क्या नहीं अपनाया गया था? सबसे पहला कि पश्चिमी पोशाक, बी है उसका पश्चिमी खाद्य पदार्थ यानी फूड से रिलेटेड, सी है पश्चिमी संस्कृति, और डी है पश्चिमी देशों में रहना। तो जो ए बी सी है वो तीनों तो लोगों ने अपना लिया था, लेकिन पश्चिमी देशों में रहना वो नहीं अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति किसी जीवन पद्धति विचारों का अनुकरण करते हैं। तो किस जाति के करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उच्च जाति, बी है दलित, सी है अनुसूचित जाति, और डी है अनुसूचित जनजाति। अगर आप गौर करोगे तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है वो खुद ही एक निम्न जाति से है, तो उनकी संस्कृतिकरण को क्यों अपनाएंगे? तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है उच्च जाति। तो इस क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 2 की एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट होती है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि यही आपका टाइम है स्टडी का। तो आप कनेक्ट रहिएगा और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक तो बनता ही है, क्योंकि यार आपके लिए ऐसी ही मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाते रहूँगा। आपका हर एक लाइक, कमेंट, शेयर मेरे को एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैं बच्चों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहूँ। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं इस लेसन की जो PDF है मैं वहीं पे अपलोड जल्दी ही कर दूंगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ।